नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, डिजीज़ेज़ ऑफ द एक्सटर्नल एयर। सबसे पहले जो है डिजीज़ेज़ ऑफ द पिना एक्सप्लेन है। उसमें पहले जो है नॉर्मल पिना के बारे में बताया गया है। कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे नॉर्मल पिना की वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है ताकि हमें उसकी अंडरस्टैंड कर सकें और हम डिस्क्राइब करें उसकी डिफ़ॉर्मिटीज़ को भी और उसकी रिकॉन्स्ट्रक्शन को। नॉर्मल जो एडल्ट पिना है उसकी जो हाइट है तकरीबन 6 सेंटीमीटर है और विड्थ 55% ऑफ इस हाइट, यानी उसकी हाइट से 55% उसकी विड्थ है। वर्टिकल जो एक्सिस है इसकी वो सेट बैक है तकरीबन 20 डिग्री। ऑन एवरेज पिना जो है प्रोट्रूड करता है हमारे मैस्टोइड सरफेस से और 15 टू 30 डिग्री का एक एंगल बनाता है। ठीक है, अगर इसकी जो प्रोट्रूजन 30 डिग्री से ज़्यादा हो तो पिना बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगा और उसको हम प्रोट्रूडिंग या फिर प्रोमिनेंट ईयर कहेंगे। ठीक है, इसका जो लेटरल सरफेस है पिना का वो मार्क हुआ है कि ये लेटरल दिखाया गया है। इसमें बहुत सी एमिनेंसेस और डिप्रेशंस होते हैं, यहाँ पे शोन है। कॉन्का इसका डीप डिप्रेशन है जो कि डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, इस क्रस्ट ऑफ हेलिक्स की मदद से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इसका जो अपर पार्ट है इसको हम कहते हैं सिम्बा कॉन्चा, यहाँ पे डिनोटेड है सिम्बा कॉन्चा, इससे ऊपर वाला। और इसका जो लोअर पार्ट है इसको कैवन कॉन्चा कहेंगे। ठीक है, स्केफा क्या है? स्केफा ये एक डिप्रेशन होता है जो कि मीडियल टू द हेलिक्स है। यहाँ पे ये हमारा हेलिक्स है, इसके बिल्कुल मीडियली ये स्केफा होगा और ये रन करता है इसके बिल्कुल पैरेलली। पिना एफ्लिक्ट होता है बाय कंजेनाइटल या ट्रोमेटिक, इन्फ्लामेटरी या इवन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे पहले जो है डिसऑर्डर्स ऑफ पिना में कंजेनाइटल एनॉमलीज देखें। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ में सबसे पहले कह रहा है कि डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हमारे पिना की जस्ट माइनर वेरिएशंस भी हो सकती हैं नॉर्मल से लेके मेजर एबनॉर्मलिटीज़ तक। ठीक है, तो सबसे पहली है एनओशिया। एनओशिया का मतलब है कम्प्लीटली बिल्कुल एब्सेंस हो जाए पिना की और लोब्यूल की। ठीक है, ये यूजुअली फर्स्ट आर्क सिंड्रोम का पार्ट बनती है। यहाँ फिगर में देखें एनोशिया दिखाया गया जिसमें टोटली एब्सेंस हो गई है पिना की और एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के लेफ्ट साइड पे। दूसरा है माइक्रोशिया। माइक्रोशिया क्या होता है? ये भी एक मेजर डेवलपमेंटल एनामली है। डिग्री ऑफ माइक्रोशिया वेरी कर सकती है और फ्रीक्वेंटली ये साथ में एसोसिएटेड होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की एबनॉर्मलिटीज़ के साथ या मिडल ईयर की, इंटरनल ईयर की। ठीक है, ये कंडीशन एक साइड पे यूनिलेटरली भी हो सकती है या बायलेटरली। हियरिंग लॉस इसमें फ्रीक्वेंटली होता है और याद रखिएगा पीनट ईयर जो है वो इसी की फॉर्म होती है माइक्रोशिया की। यहाँ पे दिखाया गया फिगर में माइक्रोशिया ऑफ द राइट ईयर, इसमें पीनट ईयर है, इसको कह रहे हैं हम। माइक्रोशिया का मेन मतलब ही होता है कि एक्सटर्नल ईयर की, आउटर ईयर की जो है एबनॉर्मलिटीज़। उसके बाद नंबर 3 है मैक्रोशिया। मैक्रोशिया का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली लार्ज पिना हो जाए तो उसको मैक्रोशिया कहेंगे। बैड ईयर है। बैड ईयर क्या होता है? यहाँ पर देखिए फिगर में भी दिखाया गया है बैड ईयर, जिसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट ईयर या प्रोट्रूडिंग ईयर। ये एक एबनॉर्मली प्रोट्रूडिंग ईयर होता है जो जिसमें कॉन्का जो है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और पुअरली डेवलप्ड एंटी हेलिक्स एंड स्कैफा होंगे। ठीक है, पुअरली डेवलप्ड, जबकि कॉन्का बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। ये डिफॉर्मिटीज़ इस तरह सर्जिकली करेक्ट भी की जा सकती है आफ्टर द एज ऑफ 6 अगर कॉस्मेटिक अपीयरेंस डिमांड करे। ठीक है, उसके बाद है कप ईयर या लॉप ईयर। इसको हम हिडन या बरीड ईयर भी कहते हैं। ये असल में हाइपोप्लेजिया हो जाता है हमारे अपर थर्ड ऑफ द ऑरिकल का, हाइपोप्लेजिया। अपर पोर्शन जो हेलिक्स का है या पिना का वो बिल्कुल कप्ड हो जाएगा। ठीक है, कॉकल शेल ईयर या इसको स्नेल शेल ईयर जो होता है वो इसमें ग्रेटर डिफॉर्मिटीज़ होती हैं कप ईयर की। उसके बाद है नेक्स्ट क्रिप्टोशियास। इसका सिनोनिम है पॉकेट ईयर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो अपर थर्ड होता है ऑरिकल का वो एम्बेड हो जाता है स्कैल्प की स्किन के अंदर। तो इसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं बाय मोबिलाइजिंग द पिना टू द नॉर्मल पोजीशन और हम इसको कवर कर देंगे रॉ एरिया को स्किन ग्राफ्ट की मदद से। ठीक है, तो ये कंडीशन है जिसको हम क्रिप्टोशिया कह रहे हैं, पॉकेट ईयर। नेक्स्ट है कोलोबोमा। कोलोबोमा क्या होता है कि हमारे जो पिना होता है उसको मिडल में एक ट्रांसवर्स क्लेफ्ट आ जाता है, उसको कहते हैं कोलोबोमा। देन है माइनर डिफॉर्मिटीज़। माइनर एबनॉर्मलिटीज़ में आ जाती हैं या तो ट्रैगस या एब्सेंट होगा या इस तरह का देखिए डार्विन्स ट्यूबरकल। ठीक है, एडिशनल फोल्ड्स भी हो सकते हैं। एडिशनल फोल्ड्स जिसको हम कहते हैं स्टाहल्स ईयर। ठीक है, और इसके अलावा सैटर ईयर, ये शोन है सैटर ईयर। सैटर ईयर क्या होता है? ये टर्म सैटर ईयर जो है डिराइव होती है ग्रीक मैथोलॉजिकल ह्यूमन कैरेक्टर से, जिसके हॉर्स लाइक ईयर्स होते हैं और टेल होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो अपर पार्ट होता है देखिए पिना का, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट्स आपस में मीट करते हैं, वो ड्रॉ होता है अप इनटू एन एपेक्स लाइक दैट ऑफ अ हॉर्स पिना। जिस तरह हॉर्स का पिना होता है उस तरह एक एपेक्स की तरह ये बना रहे हैं। ठीक है, एंटी हेलिक्स जो है उसमें एक थर्ड क्रस होगा जो कि मीट करता है हेलिक्स स्केफा को। ठीक है, वो फ्लैट होगा। यहाँ पर भी ये फिगर में शोन है स्टाहल्स ईयर। ठीक है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि इसकी सर्जिकल जो है करेक्शन की गई है।
और ये बी फिगर में भी स्टाहल ईयर दिखाया गया, जहाँ पे ये एपिक्स बन गई है अपर पार्ट ऑफ पिना की। स्टाहल्स ईयर में क्या होता है कि हेलिक्स जो है, जो कि नॉर्मली फोल्ड होना चाहिए फ्लैट, और अपर क्रस्ट जो होता है एंटी हेलिक्स का, वो डुप्लीकेट हो जाएगा और रीच करेगा रिम ऑफ द हेलिक्स को। यहाँ देखिए 8.4 में ये जो हमने फिगर देखा, ये सेटर ईयर है जिसमें एपिक्स बन गई है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट की, जबकि यहाँ पे ये स्टाहल्स ईयर दिखाया गया है जिसमें हमने कहा कि हेलिक्स जिसको नॉर्मली फोल्ड होना चाहिए था वो फ्लैट हो गया है, और जो अपर क्रस्ट होता है एंटी हेलिक्स का वो डुप्लीकेट हो गया है, 2 बन गए हैं, ठीक है, और वो हेलिक्स की रिम पे देखिए टच कर रहा है। तो ये करेक्ट भी किया जा सकता है बाय अ मोल्ड इन द फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ लाइफ के दौरान, ठीक है, मोल्ड की मदद से हम इसको सही भी कर सकते हैं स्टाहल्स ईयर को। इसके अलावा ये डार्विन्स ट्यूबरकल होता है, ये पॉइंटेड ट्यूबरकल है, अपर पार्ट ऑफ द हेलिक्स पे होता है, ठीक है, और रिप्रेजेंट करता है एपेक्स ऑफ द पिना को ऑफ द लोअर एनिमल्स, ठीक है, ये जो जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया लोअर जो एनिमल्स होते हैं इनकी एपेक्स ऑफ पिना को डिनोट करता है ट्यूबरकल, इसको डार्विन्स ट्यूबरकल कहेंगे। ये सारी थी माइनर डिफॉर्मिटीज़। उसके बाद आती है हमारे पास नंबर 9 डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द एयर लोब्यूल। एयर लोब्यूल की डिफॉर्मिटीज़ में या तो एब्सेंस हो सकती है एयर लोब्यूल की, ठीक है, या ये एयर लोब्यूल लार्ज भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं बाइफिड लोब्यूल, या इवन फिक्स्ड यानी अटैच्ड लोब्यूल जिसको कहते हैं फिक्स्ड लोब्यूल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है नंबर 10 प्री ऑरिकुलर टैग्स या अपेंडेजेस। ये स्किन ही होती हैं जो कवर हुई होती हैं टैग्स के साथ, जो अपीयर होंगे ऑन अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ट्रैगस टू द एंगल ऑफ द माउथ तक। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें उस पर ये अटैच होते हैं टैग्स, तो इनमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं कार्टिलेज के, ठीक है, इनको कहते हैं प्री ऑरिकुलर अपेंडेजेस या टैग्स। देन है प्री ऑरिकुलर साइनस या पिट। तो इस फिगर में जो है दिखाया गया ये इन्फेक्टेड प्री ऑरिकुलर साइनस, जिसमें जो पस है वो एक्सटेंड कर रहा है ओपनिंग में से, ठीक है। अब ये होता क्या है, प्री ऑरिकुलर पिट एक डिप्रेशन होता है जो कि क्रस्ट ऑफ हेलिक्स के बिल्कुल सामने होगा या ट्रैगस के बिल्कुल ऊपर होगा, ठीक है। ये प्री ऑरिकुलर साइनस एक एपिथेलियल ट्रैक होता है, और क्योंकि इसकी इनकम्प्लीट फ्यूजन हो जाती है ट्यूबरकल्स की, उस इनकम्प्लीट फ्यूजन की वजह से ये साइनस डेवलप करता है, ठीक है, कंजेनाइटली वो फ्यूज़ नहीं कर पाते। ये रिपीटेडली इन्फेक्ट भी हो सकता है और परुलेंट डिस्चार्ज कॉज करवाएगा, बस निकलेगा, इवन एब्सेस भी बन सकती है। इसका ट्रीटमेंट है कि इसको सर्जिकली एक्सरसाइज किया जाए ट्रैक को, अगर ये साइनस रिपीटेडली इन्फेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमें सर्जिकली इसको एक्सरसाइज करना होगा ट्रैक को। कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक ट्रॉमा टू द ऑरिकल। इसमें सबसे पहले है हेमाटोमा ऑफ द ऑरिकल। हेमाटोमा नाम से पता चल रहा है कि ब्लड की कलेक्शन हो गई है हमारे ऑरिकुलर कार्टिलेज के और उसकी पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान, ठीक है, कार्टिलेज के और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान ब्लड एक्यूमुलेट करेगा। ऑफन ये किसी ब्लड ट्रॉमा के बाद होता है, जिस तरह बॉक्सर्स या रेसलर्स में और रग्बी प्लेयर्स में। एक्स्ट्रा विजिटेड जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाएगा और फिर वहीं पे ऑर्गेनाइज करेगा, जिसके नतीजे में एक टिपिकल डिफॉर्मिटी बन जाती है जिसको हम कहते हैं कॉलीफ्लावर ईयर, यहाँ पे फिगर में भी शॉन है, या इसको पजिलिस्टिक या बॉक्सर्स ईयर कहा जाता है, ठीक है। अगर ये हेमाटोमा इन्फेक्टेड हो जाए या तो इसमें सिवियर पेरिकॉन्ड्राइटिस भी हो सकती है, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम की इन्फ्लामेशन। ट्रीटमेंट है कि हमने इसमें जो हेमाटोमा बना है उसको एस्पायरेट करना होगा स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ, और इसकी प्रेशर ड्रेसिंग करनी होगी, केयरफुली पैकिंग करनी होगी सारी कनकेविटीज़ की ऑफ द ऑरिकल, ताकि यहाँ पे रीएक्यूमुलेशन से प्रिवेंट किया जा सके, तो हमने पैक करना होगा। एस्पायरेशन जो है हमें बार बार करनी पड़ेगी। जब एस्पायरेशन फेल हो जाए तो इंसिजन एंड ड्रेनेज जो है वो की जाएगी और प्रेशर अप्लाई किया जाएगा डेंटल रोल्स की मदद से, जो कि टाई किए जाएंगे थ्रू एंड थ्रू सूचर्स। सारे जो केसेस हैं उनको हमें लाजमी प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक देने होते हैं, ठीक है, हेमाटोमा ऑफ द ऑरिकल वाले केसेस में। उसके बाद है लेसरेशंस। यहाँ पे फिगर में देखें दिखाया गया है लेसरेशन ऑफ द लेफ्ट पिना। ये रिपेयर होती हैं, रिपेयर की जाती हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। जो पेरिकॉन्ड्रियम है उसको स्टिच किया जाएगा किसी अब्जॉर्बेबल सूचर की मदद से। स्पेशल केयर लेनी होगी टू प्रिवेंट द स्ट्रिपिंग ऑफ द पेरिकॉन्ड्रियम फ्रॉम द कार्टिलेज फॉर द फियर ऑफ ए वास्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है। अगर वो पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज से बिल्कुल स्ट्रिप हो गई तो ए वास्कुलर नेक्रोसिस की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए बहुत ही स्पेशल केयर देनी होगी। स्किन को हमने किसी फाइन नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर से क्लोज करना होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस केस में हमें 1 वीक तक देने होंगे। देन है एवल्जन ऑफ द पिना। जब देखें एवल्जन ऑफ पिना में जब पिना स्टिल अटैच हुआ हो हेड के साथ एक स्मॉल पेडिकल ऑफ स्किन की मदद से, तो प्राइमरी रीअटैचमेंट हम कंसीडर करेंगे और वो इसमें सक्सेसफुल रहती है। प्राइमरी रीअटैचमेंट कम्प्लीटली अगर ये पिना एवल्स हो जाता है तो हम इसको री इम्प्लांट भी कर सकते हैं सिलेक्टेड केसेस में बाय माइक्रोवास्कुलर टेक्निक्स। बाकी में जो स्किन जो होती है इस एवर्स्ड सेगमेंट ऑफ पिना की, इसको रिमूव किया जाता है और कार्टिलेज को इम्प्लांट कर देंगे
पोस्ट ऑरिकुलर स्किन के नीचे फॉर लेटर रिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, कार्टिलेज इम्प्लांट किया जाएगा। नंबर 4 है फ्रॉस्ट बाइट। इंजरी फ्रॉस्ट बाइट की वजह से वेरी कर सकती है कि इसमें पेशेंट को एरिदमा हो सकता है, एडिमा और बुली फॉर्मेशन, स्किन की देखें नेक्रोसिस भी हो सकती है और सबकुटेनियस टिश्यू की भी, या इवन कंप्लीट नेक्रोसिस हो सकती है विद द लॉस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, जो फ्रॉस्ट बाइट से अफेक्ट हुआ है वो लॉस भी हो सकता है। तो इस फ्रॉस्ट बाइट का जो ट्रीटमेंट है उसमें हमने सबसे पहले जो है मॉइस्ट कॉटन प्लेजेट्स की मदद से, जो कि 38 से 42 डिग्री टेम्परेचर पे हो, उसकी मदद से इसको रीवार्म करना होगा, गर्म करना होगा। उसके बाद 0.5% याद रखिएगा हम सिल्वर नाइट्रेट, जो सोक हुए सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसकी एप्लीकेशन देंगे सुपरफिशियल इन्फेक्शन के लिए। पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे और रैपिडली हमें इसको रीवार्म करना होगा, क्योंकि ठंडा हो गया तो इसको गर्म करना होगा एरिया को, फ्रॉस्ट बाइट एरिया को। तो ये कंसिडरेबल, अगर ये हम रीवार्मिंग रैपिडली करते हैं तो उससे पेशेंट को कंसिडरेबल पेन हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो है पॉसिबिलिटी होती है कि बुली फॉर्मेशन अगर हो जाए तो रप्चर हो सकती है, तो हमें उसको बुली को रप्चर से भी प्रिवेंट करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देंगे डीप इन्फेक्शन के लिए, और सर्जिकली इसको डीब्राइडमेंट करनी होगी। लेकिन याद रखिएगा सर्जिकल डीब्राइडमेंट जो है वो कुछ सेवरल महीनों तक उसको जो है वेट करना होगा सर्जिकल डीब्राइडमेंट के लिए, क्योंकि जो ट्रू डिमार्केशन होती है बिटवीन द डेड एंड द लिविंग टिश्यू वो लेट अपीयर होती है, इसलिए हमें कुछ महीना इंतज़ार करना होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है टॉपिक किलॉइड ऑफ द ऑरिकल। ये किलॉइड जो है ट्रॉमा के बाद या जब एयर की ऑर्नामेंट्स के लिए जो ज्वेलरीज पहनती हैं फीमेल्स, तो उनके लिए पियर्सिंग जो करवाती हैं उसके बाद किलॉइड फॉर्मेशन हो सकती है, या इवन ट्रॉमा के बाद। यूजुअल जो इसकी साइड्स होती हैं याद रखिएगा लोब्यूल पे बनता है या हेलिक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किलॉइड दिखाया गया है जो पियर्सिंग ऑफ पिना फॉर द ऑर्नामेंट्स के बाद बना है। सर्जिकल एक्सीजन की जाती है किलॉइड की, तो उसके बाद रिकरेंस भी हो सकती है इसकी। किलॉइड की रिकरेंस हम अवॉइड कर सकते हैं प्री या पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन की मदद से, जिसमें टोटल डोज याद रखिएगा 600 से 1800 रेडिएशंस हमने डिलीवर करनी होती हैं 4 डिवाइडेड डोजेस के अंदर। कुछ प्रेफर करते हैं लोकल इंजेक्शन स्टेरॉयड की आफ्टर द एक्सीजन, यानी इसको एक्सरसाइज करके फिर वहाँ पे हमने लोकली स्टेरॉयड भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रॉमा टू द ऑरिकल कंप्लीट हुआ, उसके बाद आती है हमारे पास इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर में सबसे पहले एरिप्सिलियास एरिसिपियाल्स, ठीक है। ये एक डर्मल इन्फेक्शन होता है, हमें पढ़ा हुआ है कि ये बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से स्किन इन्फेक्शन होता है और ये फेस की और पिना की स्किन को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इन्वॉल्व जो एरिया है वो रेड हो जाता है, इंड्यूरेटेड और टेंडर। एडवांसिंग जो मार्जिन है इस इन्फेक्शन का वो वेल डिमार्केटेड होता है, डिमार्केशन होगी। और इसमें जो ट्रीटमेंट है कि हम इसमें ओरल सिंथेटिक पेनिसिलिन देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एमोक्सिसिलिन या एमोक्सिसिलिन विथ क्लेवुलिनिक एसिड। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 2 सेल्यूलाइटिस। ये भी इन्फेक्शन है सबकुटेनियस टिश्यू का, लेकिन ठीक है, और ये स्टेफिलोकोकस की वजह से होता है। सेल्यूलाइटिस जो है ओटाइटिस एक्सटर्ना की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या मैस्टोइड के ऑपरेशन की। अनलाइक द पेरिकॉन्ड्राइटिस इसमें याद रखिएगा इंड्यूरेशन नहीं होगी, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट है कि हम इस स्टेफिलोकोकस के अगेंस्ट जो है ट्रीटमेंट देंगे। अब पेरिकॉन्ड्राइटिस क्या है? पेरिकॉन्ड्राइटिस वो इन्फेक्शन होता है जो लेसरेशंस वगैरह के सेकेंडरीली हो, ठीक है। अगर लेसरेशन हो जाती है, हेमाटोमा या सर्जिकल इंसिजन से के बाद सेकेंडरीली जो इन्फेक्शन होगा उसको हम पेरिकॉन्ड्राइटिस कहेंगे। ये ऑल्सो रिजल्ट कर सकता है जब इन्फेक्शन किसी डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना से एक्सटेंड कर जाए, ठीक है, या फरंकल ऑफ द मिएटस से एक्सटेंशन हो सकती है इन्फेक्शन की, और पेरिकॉन्ड्राइटिस हो सकता है। सूडोमोनास याद रखिएगा और मिक्स्ड फ्लोरा इसमें कॉमन पैथोजेंस होते हैं। इसमें इनिशियल सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को जो है रेड, हॉट और पेनफुल पिना होगा, जो कि बिल्कुल सख्त स्टिफ सा महसूस होगा। बाद में इसमें एब्सेस भी बन सकती है, कार्टिलेज के और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान बनेगी, और साथ में जो है कार्टिलेज की बिल्कुल नेक्रोसिस हो जाएगी। क्यों कार्टिलेज की नेक्रोसिस हो रही है? क्योंकि हमारा जो कार्टिलेज होता है वो सिर्फ सप्लाई डिपेंड करता है ऑन द ब्लड सप्लाई फ्रॉम इट्स पेरिकॉन्ड्रियम। तो पेरिकॉन्ड्रियम से जो आ रही है उससे उस पर डिपेंड करता है। उसमें एक तो इन्फ्लेमेशन होगी, बीच में एक्सेस भी जमा हो गया है, तो कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी और उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। ट्रीटमेंट होता है कि अर्ली स्टेज में हमने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देने होते हैं और लोकली 4% एल्यूमिनियम एसीटेट दे के हम कंप्रेस करेंगे, ठीक है। 4% एल्यूमिनियम एसीटेट कंप्रेस देंगे और एंटीबायोटिक्स सिस्टेमिकली। जब एब्सेस बन जाती है, ये था अर्ली स्टेज का। अब एब्सेस अगर फॉर्म हो गई तो उसको हमने ड्रेन करना होता है प्रॉम्प्टली, और कल्चर एंड सेंसिटिविटी करनी होगी पस की। इंसिजन देंगे हम नेचुरल फोल्ड पे, और डीवाइटलाइजिंग कार्टिलेज जो है उसको रिमूव कर देंगे। कुछ प्रेफर करते हैं कि कैथेटर जो है वो प्लेस किया जाए इन द एब्सेस, और कंटिन्यूस ड्रिप ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो एडमिनिस्टर की जाए।
सिलेक्टेड बाय द कल्चर सेंसिटिविटी फॉर 7 to 10 days, यानी जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट से जो रिजल्ट आया है 7 से 10 दिनों के बाद, उसके बाद उस हिसाब से हमने एंटीबायोटिक्स की कंटिन्यूस ड्रिप जो है हम दे सकते हैं कैथीटर लगा के, ठीक है। ये हो गया पेरिकोंड्राइटिस का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है कंडीशन रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस। ये एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो हमारे एयर के कार्टिलेज को इन्वॉल्व करता है। बाकी कार्टिलेजेस जैसे हमारा जो सेप्टल, लैरिंजियल, ट्रैकियल, कोस्टल कार्टिलेज भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसमें जो हमारा पूरा इंटायर ऑरिकल है सिवाय उसके लोब्यूल के, ये बिल्कुल स्टीनोटिक हो जाएगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट है कि इसमें हाई डोज हमें सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स का देना होता है। सिस्टेमिकली हाई डोज देंगे रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस में। अगली कंडीशन है कॉन्ड्रोडर्माटाइटिस नोडुलैरिस क्रोनिका हेलिसिस। ये इसमें क्या होता है कि स्मॉल से पेनफुल नोड्यूल जो है वो हमारे जो फ्री बॉर्डर होता है हेलिक्स का, मेंस में स्पेशली जो 50 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा उम्र के हों, उनमें छोटी सी पेनफुल नोड्यूल अपीयर करती है इसके फ्री बॉर्डर ऑफ हेलिक्स पे। ये नोड्यूल्स टेंडर होती हैं और पेशेंट जो है अनेबल होता है टू स्लीप ऑन द अफेक्टेड साइड, उस साइड पे सो भी नहीं सकता, इतनी ज़्यादा टेंडरनेस होगी। इसका ट्रीटमेंट है कि हम इस नोड्यूल को जो है एक्सरसाइज करेंगे स्किन के साथ और कार्टिलेज के साथ, ठीक है। ये डिजीज़ है कॉन्ड्रोडर्माटाइटिस नोडुलैरिस क्रोनिका हेलिसिस, हेलिक्स पे हो रहा है इसलिए हेलिसिस। ट्यूमर्स जो है डिटेल में वो पेज 125 पे डिस्कस होंगे। अब हम आ जाते हैं डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल पे। यहाँ पे सारी हमने डिटेल में डिजीज़ ऑफ द पिना डिस्कस की। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल जो है उसमें आती हैं हमारे पास कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा, इन्फ्लामेशन, ट्यूमर्स और मिसकेलेनियस डिसऑर्डर्स। सबसे पहले है कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स जिसमें है अट्रेजिया ऑफ द एक्सटर्नल कनाल। कंजेनाइटल अट्रेजिया मीटस का जो है अलोन भी हो सकता है या फिर इसमें साथ में माइक्रोशिया भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ये अलोन होगा, इसमें क्यों होता है, जो कनालाइजेशन है उसका फेलियर हो गया है, ठीक है। हमारी जो एक्टोडर्मल कोर होती है जो डोर्सल पार्ट ऑफ फर्स्ट ब्रिंकियल क्लेफ्ट को फिल कर रही होती है, एक्टोडर्मल कोर, उसके कनालाइजेशन का फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से एक्सटर्नल कनाल का अट्रेजिया होगा। आउटर जो मीटस है इस तरह के केसेस में वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा फाइब्रस टिश्यू के साथ या बोन के साथ, जबकि हमारा जो इसमें डीप मीटस है और जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। अगर अट्रेजिया माइक्रोशिया के साथ हो वो कंडीशन ज़्यादा कॉमन होती है, उसमें साथ में पेशेंट को मिडल ईयर की, इंटरनल ईयर की एबनॉर्मलिटीज़ भी होंगी और बाकी भी स्ट्रक्चर्स जो हैं वेरियस सिंड्रोम्स में देखे गए हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स की भी एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो देखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलोरल फिस्टुला। कोलोरल फिस्टुला क्या होता है, ये एक एबनॉर्मलिटी है फर्स्ट ब्रेंकियल क्लेफ्ट की, ठीक है। इसमें फिस्टुला की दो ओपनिंग्स होती हैं, एक हमारे नेक पे के अंदर जो सिचुएटेड होती है जस्ट बिलो एंड बिहाइंड द एंगल ऑफ मैंडिबल, उसके बिलो एंड बिहाइंड। दूसरी जो है वो हमारे एक्सटर्नल कनाल या फिर मिडल ईयर के अंदर सिचुएटेड होगी। तो इस जो ट्रैक होता है इस फिस्टुला का वो ट्रैवर्स करता है थ्रू द पैरोटिड, ठीक है, इन क्लोज रिलेशन विद द फेशियल नर्व, उसके साथ बिल्कुल ये ट्रैक मौजूद होगा। इसका ट्रीटमेंट यही कि हमने इसको पैरोटिड एक्टोमी इंसिजन देके उसके थ्रू एक्सरसाइज करना होता है फिस्टुला को, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की डिजीज़ में हमने कंजेनाइटल जो डिसऑर्डर्स हैं डिस्कस किए। अब नंबर 2 हमने कहा कि ट्रॉमा भी हो सकता है एक्सटर्नल कनाल को, ट्रॉमा टू द एयर कनाल। इसमें माइनर लेसरेशंस होती है, मेजर लेसरेशंस। माइनर लेसरेशंस हम जो कनाल की जो स्किन है उसमें जो कॉटन बड होती है, क्यू टिप, उसकी इंजरी से हो सकता है जब, या फिर हम जब एयर की स्क्रैचिंग करें हेयर पिन्स की मदद से, नीडल्स या मैच स्टिक, उनसे माइनर लेसरेशंस हो सकती हैं। या फिर अगर अनस्किल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन हो बाय द फिजिशियन तो ये यूजुअली बिना किसी सीक्वेल के खुद ही हील हो जाती हैं। लेकिन जो मेजर लेसरेशंस होती हैं वो गन शॉट वोन की वजह से, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट या फाइट से एक्सटर्नल कनाल में मेजर लेसरेशन हो सकती है। तो इसमें जो हमारी मैंडिबल का कॉन्डाइल होता है वो एंटीरियर कनाल वॉल के अंदर फोर्स भी हो सकता है। अब इस तरह के केसेस रिक्वायर करते हैं कि हम इनको केयरफुली ट्रीट करें और एम होता है हमारा कि हम अटेन करें स्किन लाइंड मीटस ऑफ द एडिक्वेट डायमीटर, यानी वो हमारा जो मीटस है वो स्किन से पूरा लाइन हुआ हुआ हो और एडिक्वेट डायमीटर हो, यही इसका एम है, हमारा ट्रीटमेंट है। स्टीनोसिस हमारे एयर कनाल की ये भी एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है जो मेजर लेसरेशन के बाद स्टीनोसिस हो सकती है, ठीक है। देन आता है थर्ड कैटेगरी जो है एक्सटर्नल कनाल के इन्फ्लामेशंस, जिसमें सबसे पहले है ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसको हमने डिवाइड किया है इटियोलॉजिकल यानी कॉज की बेसिस पे। एक तो इन्फेक्टिव ग्रुप होता है जिसमें वायरल है, हर्पीस जोस्टर ऑर्टिकस, ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका, ये वायरल आ गए। दूसरे बैक्टीरियल कॉजेज़ हैं जिसमें फरंकल जो लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना करवाएगा, डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये बैक्टीरियल है। एंड थर्ड होता है फंगल जिसमें ओटोमाइकोसिस आ जाता है, ठीक है। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना को हमने इन्फेक्टिव ग्रुप में किया है। दूसरा होता है रिएक्टिव ग्रुप। अब रिएक्टिव ग्रुप में एक्सीमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना, सिबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना और न्यूरोडर्माटाइटिस आ जाता है।
अब इस पूरी जो क्लासिफिकेशन है इसकी डिटेल हम देखेंगे। सबसे पहले जो है वायरल, जिसमें हमने कहा इन्फेक्टिव ग्रुप में जो वायरल था उसमें हमने सबसे पहले कहा ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका। ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें हेमरेजिक बुली फॉर्मेशन हो जाती है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर और डीप मिएटस, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के डीपर पार्ट में हेमरेजिक बुली बन जाएंगी। तो ये प्रोबेबली वायरल ओरिजिन का होता है और ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा के एपिडेमिक में देखा गया है, ठीक है, ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका। कंडीशन जो है ये बहुत सीवियर किस्म का पेन करवाती है एयर में और इसमें हमें ब्लड स्टेन देके डिस्चार्ज मिलता है जब बुली रप्चर करेगा। ट्रीटमेंट एनाल्जेसिक्स हम देते हैं जो कि पेन को रिलीफ के लिए दिए जाएंगे। एंटीबायोटिक्स जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ द ईयर कनाल के लिए या मिडल ईयर का इन्फेक्शन अगर बुली जो है वो रप्चर कर गया हो मिडल ईयर के अंदर तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके बाद हर्पीस जोस्टर ऑर्टिका से ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें वेजिकल्स फॉर्मेशन हो जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर भी, मेटल स्किन पे, कॉन्का पे और जो पोस्ट ऑरिकुलर ग्रूव होता है उस पर भी ये वेजिकल्स बनेंगी। हमारी जो सेवन्थ और एट्थ जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगी, यानी फेशियल नर्व और हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। उसके बाद हमने कहा बैक्टीरियल कॉजेज़ होते हैं जिसमें फरंकल यानी वो लोकलाइज्ड अक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है इसमें। तो फरंकल जो है हमें पता है कि एक स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन होता है हमारे हेयर फॉलिकल्स का। हेयर जो है वो कन्फाइंड होता है सिर्फ कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द मिएटस में, हमने एनाटमी में पढ़ा है सिर्फ उस हिस्से में ही हेयर्स होते हैं। तो फरंकल भी हमें सिर्फ इसी पार्ट ऑफ द मिएटस में मिलता है। यूजुअली एक होता है या फिर ये फरंकल मल्टीपल भी हो सकते हैं। पेशेंट ज़्यादातर इसमें सीवियर किस्म के पेन और टेंडरनेस के साथ प्रेजेंट करेगा जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी टू द साइज़ ऑफ फरंकल। मूवमेंट इसमें पिना की बहुत पेनफुल होती है, जॉ की मूवमेंट्स जिस तरह च्यूइंग, इससे भी बहुत ज़्यादा एयर में पेन होता है। फरंकल अगर पोस्टीरियर मिएटल वॉल में हो तो उसमें इडीमा हो सकता है मैस्टोइड का, ठीक है, मैस्टोइड के ऊपर इडीमा हो जाएगा और जो हमारा रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव होता है उसकी ओब्लिटरेशन हो सकती है। प्री ऑरिकुलर जो एयर के सामने हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं जिसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर ग्रुप आ जाता है, ये सारे इनलार्ज हो जाएंगे और टेंडर हो जाएंगे, ठीक है, फरंकल की केस में। ट्रीटमेंट होता है कि अर्ली केस में हमने अगर एब्सेस फॉर्मेशन नहीं हुई तो उसमें हम सिस्टेमिकली एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देते हैं और लोकल हीट एप्लीकेशन। एयर पैक होता है 10% इथामोल ग्लिसरीन का, तो ये स्प्लिंटेज प्रोवाइड करता है और इससे जो है पेन भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, एयर पैक हम देंगे। ये हाइग्रोस्कोपिक एक्शन ग्लिसरीन का इडीमा को रिड्यूस करेगा, जबकि इथामोल जो हम इसमें दे रहे हैं वो माइल्डली एंटीसेप्टिक है। अगर अब एब्सेस बन गई है तो फिर उसका ट्रीटमेंट है कि हम उसको इंसिजन और ड्रेनेज के थ्रू ट्रीट करें। अब जो रिकरेंट केसेस होते हैं फरंकुलोसिस के, रिकरेंट फरंकुलोसिस, तो उसमें डायबिटीज़ को ज़रूर एक्सक्लूड करना होगा और हमने पेशेंट की जो नेज़ल वेस्टिब्यूल्स हैं उस पर अटेंशन पे करनी होगी जहाँ पे ज़्यादातर स्टेफिलोकोका हार्बर करता है, वहीं पे होता है और इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र होता है पेशेंट की फिंगर्स की मदद से, ठीक है, नोज़ पिकिंग के थ्रू एयर के अंदर ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है। स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन स्किन में एज़ पॉसिबल सोर्स शुड बी एक्सक्लूडेड एंड सूटेबली ट्रीटेड। अगर स्किन में कोई ऐसा स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन है तो उसको भी एक्सक्लूड करना होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है, बैक्टीरियल में 3 थे, ये एक हो गया लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना यानी फरंकल। डिफ्यूज़ वाला डिस्कस करते हैं। ये नाम से पता चल रहा है कि डिफ्यूज़ इन्फ्लामेशन होती है मिएटल स्किन की और स्प्रेड कर सकता है, इन्वॉल्व करेगा पिना को या इसके अलावा एपिडर्मल लेयर जो होती है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। डिफ्यूज़ किस्म का है, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी क्या है, ज़्यादातर कॉमनली ये जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसमें देखा गया है और स्विमर्स के अंदर ये कॉमन है डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, उससे क्या होता है हमारी जो पीएच होती है वो चेंज हो जाएगी मिएटल स्किन की पीएच फ्रॉम दैट ऑफ द एसिडिक टू द एल्कलाइन। एल्कलाइन हो गया तो अब पैथोजेंस की ग्रोथ फेवर होगी। तो 2 फैक्टर्स इसमें कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कंडीशन के लिए, एक तो अगर मिएटल स्किन में ट्रॉमा हो गया है या फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ने इन्वेजन कर दी है। ट्रॉमा क्यों होगा, जब हम स्क्रैचिंग करेंगे एयर कनाल की हेयर पिन्स या मैच स्टिक्स की मदद से, अनस्किल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन अगर फिजिशियन कर रहा हो फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करने के लिए, या अगर हम एयर कनाल की स्विमिंग के बाद विगरस क्लीनिंग करें तो मिएटल स्किन जो है वो ऑलरेडी मेसरेट हो सकती है, मेसरेट हुई भी होती है स्विमिंग के बाद, तो उसमें ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। अब कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो जाएगी ना मिएटल स्किन की तो यहाँ पे ग्राउंड सेट हो गया है ऑर्गेनिजम्स के लिए कि वो जाके इन्वेड करें। कॉमन ऑर्गेनिजम्स याद होने चाहिए जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना में, वो होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सुडोमोनास पायोसाइनियस और बेसिलस प्रोटियस और शर्षा कोलाई। लेकिन मोर ऑफन इन्फेक्शन ज़्यादातर मिक्स्ड ही होता है, ठीक है।
कुछ जो केसेस होते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना के वो सेकेंडरीली होंगे मिडल ईयर के इन्फेक्शन के, ठीक है, मिडल ईयर में हुआ उसके बाद जो है एक्सटर्नल डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है, या एलर्जिक सेंसिटाइजेशन टू द टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स जो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के लिए यूज़ किए जाएँ तो उसकी सेंसिटाइजेशन की वजह से ये हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे अब डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना में? अक्यूट भी हो सकते हैं या क्रोनिक भी, और ये सिवियरिटी, डिग्री ऑफ सिवियरिटी के हिसाब से वैरी करेंगे। अक्यूट जो फेज़ होता है ये आपने याद रखना है, कैरेक्टराइज होगा कि इसमें पेशेंट को हॉट बर्निंग सेंसेशन होगी एयर के अंदर, और उसके बाद उसको पेन होगा, जो जब वो जॉ की मूवमेंट्स करेगा तो ये पेन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएगा, ठीक है, अक्यूट फेज़ में। एयर जो है इसमें से एक सीरियस किस्म का थिन डिस्चार्ज यूज़ करना शुरू होगा जो कि बाद में थिक और परुलेंट हो सकता है। मिएटल स्किन जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड और स्वॉलन हमें मिलेगी। डेब्रिस की कलेक्शन और डिस्चार्ज जो है ये अकम्पनी करेगा मिएटल स्वेलिंग को, और ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस करवाएगा, क्योंकि देखिए ना डेब्रिस भी एक्यूमुलेट कर रही है और डिस्चार्ज भी जमा होता जा रहा है तो कंडक्टिव डेफनेस हो सकती है। सीवियर जो केसेस होते हैं उनमें पेशेंट के रीजनल लिम्फ नोड्स भी इनलार्ज हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे, सेल्यूलाइटिस भी हो सकती है सराउंडिंग टिश्यूज़ की। ये हो गया अक्यूट फेज़। अब क्रोनिक फेज़ की बात करें तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू इच, यानी बहुत ज़्यादा कान में पेशेंट को खारिश होगी। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अक्यूट एक्सेबरेशन एंड री इन्फेक्शन। डिस्चार्ज इसमें क्रोनिक वाले में डिस्चार्ज बिल्कुल स्कैंटी हो जाएगा या इवन ड्राई अप हो जाएगा और क्रस्ट बनाना शुरू कर देगा, सूख के क्रस्ट बन जाएंगी इसकी। मिएटल स्किन जो है बहुत ज़्यादा थिक होगी और स्वलन भी हो सकती है, हमें स्केलिंग एंड फिशरिंग शो करेगी, फिशर्स बन जाएंगे। रेयरली ये स्किन हाइपरट्रॉफिक भी हो सकती है, उस हाइपरट्रॉफी की वजह से मिएटल स्टीनोसिस हो जाएगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रोनिक स्टीनोटिक ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। अब यानी डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना अब क्रोनिक स्टीनोटिक ओटाइटिस एक्सटर्ना में कन्वर्ट हो गया है। ट्रीटमेंट क्या होता है, अक्यूट फेज़ को हमने फॉलोइंग तरीके से ट्रीट करना है। सबसे पहले है एयर टॉयलेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर होता है डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना के ट्रीटमेंट के केस में, ठीक है। सारा जो एक्सुडेट है और डेब्रिस उसको हमने मेटिकुलसली और जेंटली रिमूव करना होता है। स्पेशल अटेंशन हमने पे करनी होती है एंटीरो इन्फीरियर जो मिएटल रिसेस होती है उस पर, ठीक है, जहाँ पे एक ब्लाइंड